आप सभी को बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के संयोजक के रूप में नवनीत चांद का क्रांतिकारी सलाम। मैंने कुछ समय पूर्व आज फेसबुक लाइव होने का मैसेज आप सभी तक पहुंचाया था और आप सभी से निवेदन किया था कि शाम की 6 बजे मैं आप सभी के साथ फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम में आऊँगा और आज का जो विषय रहेगा वह नगरनार स्टील प्लांट के निवेशीकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा। थोड़ी ही देर में हम अपनी बातों को प्रारंभ करेंगे। ये बेहद संवेदनशील मामला है। बस्तर संभाग के लोगों के सपनों पर केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक कुटुरघात किया है। राज्य की सरकारों के पास भी पर्याप्त अवसर थे इस कुटुरघात को रोकने के, पर कहां कैसे कैसे इस एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट के निवेशीकरण को निजीकरण की तरफ बदलने के पूरे प्रक्रिया में राज्य सरकार भी कटघरे में है। ये पूरा का पूरा विषय धीरे धीरे कर जो है आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में खुलने लगेगा। सर्वप्रथम तो बस्तर के 7 जिलों के सभी निवासियों को सेवा जोहार। हम सब बस्तर के लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर एनएमडीसी क्या है और एनएमडीसी ने बस्तर के अंदर में कैसे और कब प्रवेश किया। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अतीत के पन्नों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि आज की यंग पीढ़ी को ये पता हो कि आखिर बस्तर के अंदर में एनएमडीसी की शुरुआत कैसे हुई। देश की आजादी के बाद 1966 से पूर्व 1963 में केंद्र सरकार ने एक ऐसे उपक्रम, एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया, सरकारी कंपनी का, जिसका काम पूरे देश के अंदर में मिनरल्स अर्थात खनिज पदार्थों को खोदकर उसके दोहन करने का था, ताकि उससे एक आर्थिक क्रांति देश के अंदर में प्राप्त हो सके और देश आज़ादी के बाद एक नई अग्रसर दिशा की तरफ बढ़ सके। तो 1963 में एनएमडीसी का निर्माण किया गया और जब यह निर्माण हुआ तो सबसे पहले एनएमडीसी को लौह उत्पादन की तरफ पहली जिम्मेदारी मिली और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में जो जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उस जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत बस्तर के दूरस्थ इंकालों में लोहे का प्रचुर मात्रा में भंडार पाया गया था। उस समय बस्तर जिला एक ही जिला हुआ करता था। कोंटा से लेकर चारामा तक जितने भी इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वो बस्तर जिले के अंतर्गत आया करते थे। उसी में ही बैलाडीला और किरंदुल की पहाड़ियां भी थीं, जो बस्तर के लौह उत्खनन क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रचुर मात्रा में खदानों में से एक थी। 1966 में पहली बार राज्य और केंद्र की सरकारों ने सरकारी कंपनी एनएमडीसी को लौह उत्पादन का काम बस्तर में दिया।
1966 से लेकर 1993 तक यह एनएमडीसी लोह उत्पादन करने में अपने आप को माहिर समझने लगी और एक तरह से नवरत्न कंपनी के रूप में देश के अंदर में स्थापित हुई। पर उस समय में लोहे के उत्पादन के साथ साथ लोहे के उठाव में और देश के अंदर में स्टील प्लांटों की कमी के चलते बस्तर के लोहे को बेचने में देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तब 1966 में जब लोह उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, मैं थोड़ा अतीत में इसलिए जाना चाहता हूं कि 1953-54 में भिलाई स्टील प्लांट जो बस्तर में बनना चाहिए था वो भिलाई स्टील प्लांट निकलकर भिलाई चला गया था और भिलाई स्टील प्लांट की आधारशिला 1953-54 में रखी गई और 1959 में वो बन के तैयार हो गया और वो उस समय दली राजरा के इलाकों से माइंस की भरपूरी कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में एक प्रथम अवसर जो बस्तर को एक स्टील प्लांट के रूप में स्थापित करना था वो यहां से उठकर भिलाई में चला गया, मैदानी इलाकों में। उसके बाद एनएमडीसी का लोह उत्खनन का काम हुआ, क्योंकि उस समय राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट दो बड़े प्लांट थे जिनके लिए लोह उत्पादन का काम किया जाता था, पर उनके पार उस समय में प्रचुर मात्रा में लोहे की उपस्थिति होने के कारण से एनएमडीसी के बैलाडीला खदान से लोहे के उत्पादनता को लेना असंभव था। तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा एनएमडीसी के साथ टेक्निकल जो ज्ञान को साझा किया गया और बैलाडीला में उत्पादन लोह उत्खनन को जापान की कंपनी के साथ टाई अप किया गया। जापान ने लोहे को अपने तक पहुंचाने के लिए एनएमडीसी के साथ रेलवे की तकनीक को साझा किया, कई मशीनों की तकनीक को साझा किया और एक जॉइंट ऑपरेशन में एक मिनिमम रेट तय कर एक लंबा एग्रीमेंट जो है वो जापान के द्वारा एनएमडीसी के साथ केंद्र सरकार की मध्यस्थता के साथ एक एग्रीमेंट तैयार हुआ और वहां से शुरू हुआ बस्तर से लोहा उत्पादन करने का सफर। आंकड़े ये बताते हैं कि 1966 से लेकर 1993 तक जिस तरीके से लोहे के रेट्स तय किए गए थे, उस आधार पर एनएमडीसी का अपना ऑफिशियल आंकड़ा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये आंकड़ा नहीं कह सकता हूं क्योंकि कुछ चीजें लगभग हो सकती हैं। एनएमडीसी 1966 से लेकर 1953 तक अपने आप को नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ दिखाया है कि उसकी लागत के बराबर उसने उत्पादन किया और उसकी उत्पादन के आधार पर ही उसका लागत निकला। पर 1993 में देश में एक नई औद्योगिक क्रांति आई, जब हमने पूरे विश्व के बाजार में अपने आप को शामिल किया और विश्व के बाजार को अपने देश के अंदर में आने का मौका दिया और अपने मिनरल्स को खुले तौर पर खरीदने का मौका दिया। वहां से एनएमडीसी के लिए एक नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत हुई। 1993 के बाद से एनएमडीसी लगातार बस्तर के अंदर में प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमाता चला गया। हमें इस बात पर भी आज की डेट में संशय है कि 1966 से लेकर 1993 तक जो एनएमडीसी का स्टेटमेंट है कि वो बिना प्रॉफिट के यहाँ लोह उत्खनन कर रहा था, क्योंकि उसके कोई ऑफिशियल आंकड़े स्टेट गवर्नमेंट ने कभी सार्वजनिक नहीं किए। उस समय सूचना का कोई अधिकार नहीं था और बस्तर जैसे दूरस्थ अंचल में जहां पर शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली सबसे कमजोर स्थिति में है, वहां इस तरह के मामलों को लेकर जनजागरूकता या लोगों के बीच इसकी डिटेल जानकारी या आवाज उठाना असंभव था। इसका लगभग और बेहद फायदा एनएमडीसी ने उठाया
एनएमडीसी ने 1993 तक खुद को नुकसान में बताया। भले ही ये कहा जाता है कि एनएमडीसी एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट का सबसे ज्यादा 5% सीएसआर पर खर्च करती है, पर यह सिर्फ कहने के लिए है। यदि आप इसको आंकड़ों पर ले जाएंगे और जमीनी धरातल पर इसके पैसे की स्थिति को देखेंगे तो यह सिर्फ कागजों पर चल रहा है। जमीनी स्तर पर 5% प्रॉफिट का हिस्सा, और यह भी तय कर पाना कि वो प्रॉफिट वास्तव में वही प्रॉफिट है जो दिखाया जा रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा संशय है। क्योंकि मैंने इससे पहले के कई फेसबुक लाइव में इस बात को लगातार कहा है कि आखिर यदि औद्योगिक कंपनियों के द्वारा उत्खननित क्षेत्र के अंदर में ईमानदारी से काम किया गया होता तो शायद 2014 में सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देकर केंद्र सरकार राज्य सरकार को चेताने की जरूरत नहीं पड़ती। 1966 के रॉयल्टी के रेट ऑफ कॉस्ट को यदि आप निकालें और 2020 तक के रॉयल्टी के कॉस्ट को यदि आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि लोहे के रेट में एक तीव्र गति है और रॉयल्टी के रेट पर बेहद कछुए की गति है। मैं इसीलिए ये बात आपको समझा रहा हूं, ये जानकारी आपके साथ इसलिए बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा साझा कर रहा है कि बस्तर के हर एक शख्स को यह पता होना चाहिए कि एनएमडीसी का इतिहास बस्तर में क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1966 से लेकर 1993 तक एनएमडीसी नो प्रॉफिट नो लॉस में था और 1993 की एक नई औद्योगिक क्रांति के आधार पर एक नई आर्थिक क्रांति जो है वो तय हुई और 1993 के बाद से लेकर 1920 तक एनएमडीसी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाती चली गई। और आज एनएमडीसी 19 लाख टन लोहे से ज्यादा प्रतिवर्ष बस्तर में उत्खनन करती है। एनएमडीसी की एक खदान 1966 में सैंक्शन हुई थी जो बढ़कर आज 6 खदानों में बदल चुकी है। यह अपने आप में एक नया इतिहास है कि एक खदान जो 1966 में एनएमडीसी की तय हुई वो बढ़कर आज 6 खदानों की तरफ बढ़ चुकी है। दुगना चौगना प्रॉफिट और उत्पादन एनएमडीसी का बढ़ता चला गया। दो 2000 में एनएमडीसी के कुछ खदानों की लीज रिन्यूअल का समय आया। केंद्र के खनिज मंत्रालय के द्वारा एनएमडीसी मुख्यालय को पत्र लिखकर यह पूछा गया कि आप यह बताएं कि बस्तर के लिए आपके विकास की क्या योजनाएं हैं या औद्योगिक क्षेत्र में आप क्या नया करना चाह रहे हैं। आपको यह बता दूं कि लीज रिन्यूअल को बढ़ाने के लिए केंद्रीय खनिज मंत्रालय के समक्ष एनएमडीसी मुख्यालय ने पहली बार बस्तर में स्टील प्लांट लगाने के प्रोजेक्ट को आगे किया और उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की कि यदि लीज रिन्यूअल हमारा बढ़ाया जाता है तो हम स्टील प्लांट के निर्माण कार्य की तरफ बस्तर में जाना चाहते हैं। वहां से बस्तर के अंदर में एनएमडीसी के स्टील प्लांट लगाने की योजना का प्रारंभ हुआ। पहला स्टील प्लांट का लागत 300 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ करने का अभियान चालू हुआ। इसी बीच
2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ की नई परिकल्पना करने की कोशिशें तेज हुई और 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में स्थापित हो गया। जैसे ही ये राज्य स्थापित हुआ, राज्य के नव सरकार ने स्वर्गीय अजीत जोगी जी, जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रथम बागडोर संभाले थे कांग्रेस की सरकार में, उस सरकार ने खनिज उत्खनन पर एक नीति लाया और नीति में यह कहा कि उत्खनन करने का लीज उसे ही जारी किया जाएगा जो इस क्षेत्र के अंदर में प्लांट लगाएगा। और यहां पर एनएमडीसी को प्लांट लगाने की मजबूरी में अपने आप को झोंकना पड़ा। इससे पहले प्लांट लगाने की कोशिश बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में की गई थी। जमीन का भी मांग किया गया। बस्तर के कई नेताओं ने यहां वहां प्रयास भी किया था, पर वह असफलताओं के दौर की तरफ गया। फिर सरकार ने 2001-2 में नगरनार क्षेत्र को प्लांट लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह मान वहां पर बसे हुए किसानों से प्लांट लगाने का निवेदन प्रारंभ किया। कई वादे किए गए, प्लांट की कई बड़ी बड़ी बातें कही गई कि प्लांट के आने से विकास की एक नई दिशा और दशा तय होगी। कई बड़े आंदोलन हुए विरोध में भी, और सब आंदोलनों के पश्चात अंततः बस्तर के लोगों ने नगरनार में एनएमडीसी के पहले स्टील प्लांट की आधारशिला रखने की अनुमति इस विश्वास से दी कि उनकी जमीनें बस्तर के विकास की एक नई गाथा का इतिहास लिखेंगी। ऐसे ये कुछ जानकारियां जो मैं आपके सामने जमीनों पर रख रहा हूं, ये सार्वजनिक पटल पर है, कई अखबारों ने इसे छापा भी है, लगातार बताया भी है। तो पहली बार जो जमीन अधिग्रहण हुआ वो 303 किसानों का हुआ और उनसे जमीनें ली गई टोटल 996 एकड़। 996 एकड़ जमीनों के साथ पहला अधिग्रहण नगरनार स्टील प्लांट का प्रारंभ हुआ। उस समय उसकी लागत 300 करोड़ रुपए की थी, जो आज बढ़कर 33,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। वो प्लांट 2008 तक पूर्ण हो जाना था, पर विभिन्न प्रकार के टेक्निकल गतिविधियों में यह प्लांट फंसता रहा। कभी एनएमडीसी ने टेक्नोलॉजी विदेशों से मंगाने की बात कही, कभी नए नए विदेशी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी साझा करने का अनुबंध किया। यह बढ़ते 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 राजनीति का शिकार होता चला गया और 2008 में नई सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पुनः एनएमडीसी प्लांट को प्रारंभ करने का दबाव बनाया और एनएमडीसी ने फिर एक बार जमीन अधिग्रहण करने की मांग रखी कि हमें और जमीन की आवश्यकता है। और ये होते होते 2010 में, मतलब 2008 से अधिग्रहण प्रारंभ हुआ और 2010 तक पुनः एक बार 1000 एकड़ से अधिक जमीन एनएमडीसी को अधिग्रहित करवाई गई और खातेदार बढ़कर हो गए थे 1994। इतने खातेदार बढ़े और इन खातेदारों के बढ़ने के बाद एनएमडीसी के प्लांट लगाने की गति प्रारंभ हुई। आज 2020 तक लगभग 2500 एकड़ जमीन एनएमडीसी के पास नगरनार स्टील प्लांट की नई कंपनी के पास पड़ी हुई है। तब तक यह पूरा तरह से प्लांट एनएमडीसी का था। देखिए, 2001 से एक सफर शुरू होता है। 2010 तक एनएमडीसी के पास 2500 एकड़ जमीन आ जाती है।
2 ग्राम सभा के पत्र हैं, 2008 से लेकर 2010 तक और 2001 से लेकर 2003 तक। इन ग्राम सभाओं के दौरान जो वादे कंपनी और सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने की थी, वो सब वादे उस पे दर्ज हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि बस्तर एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जहां पर 5वीं अनुसूची लागू है और 5वीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधान लागू हैं। 1996 के बाद पैसा एक्ट लागू है, जहां पूर्णतः किसी भी चीज को करने की मंजूरी या किसी भी चीज को करने का अधिकार पूर्णतः बस्तर के लोगों को, ग्राम पंचायत के लोगों को दिया गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनसे राय शुमार किए हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते। और जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो बस्तर के अंदर में कानून है, वो कानून ये है कि आदिवासी वर्ग की जमीन सरकार किसी उपक्रम के लिए ले सकती है, पर वो सरकार उसे किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हस्तांतरित नहीं कर सकती। ये तो एक टेक्निकल इशू, इस पर तो मैं आगे जाके बात करूंगा ही। पर मैं जिस सफर के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, वो सफर को जानने की जरूरत है। वो सफर क्या है? मैंने 2010 तक का एनएमडीसी का आपको सफर बताया। उसके बाद एनएमडीसी के निर्माण के कार्य को प्रारंभ किया जाता है। एक तो पहले ही ये निर्माण 2008 तक कंप्लीट हो जाना था प्रथम चरण में, जो बढ़कर 2010 तक से भूमि अधिग्रहण तक सीमित रहा, और 2010 के बाद ये प्लांट बनना शुरू होता है। इसके ग्लोबल टेंडर्स लगते हैं। 25 से ऊपर कंपनियां इस प्लांट को बनाने के लिए बस्तर आती हैं और फिर शुरू होता है 2010 से एनएमडीसी को बनाने का काम। 2010 से एनएमडीसी बनने आता है और 2013 में पहली बार केंद्र सरकार इस प्लांट के अंदर में विनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। यूपीए की 2013 की सरकार पहली बार इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट सेक्टर के पैसा लगाने के लिए खोलती है। यह प्रक्रिया चलना शुरू होती है और 2015 में 25 अक्टूबर को केंद्र की सरकार की नीति आयोग एनएमडीसी के इस प्लांट को विनिवेशीकरण या निजीकरण की राय को रखकर फैसला करती है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन होगा और एनएमडीसी को यह आदेश देती है कि इसको एक नई सब कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करवाया जाए। तब पहली बार 2015 में छत्तीसगढ़ के अंदर एनएमडीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से, स्टील प्लांट के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है 2015 में छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग के अंदर में, छत्तीसगढ़ के पंजीयन में। किसके कहने पर? केंद्रीय आयोग नीति के कहने पर। प्रक्रिया कब से चल रही है? 2013 से। उस समय यह कंपनी रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद 2017 में 13 नंबर के डिपॉजिट का लीज रिन्यूअल किया जाता है कि प्रक्रिया प्रारंभ होती है एनएमडीसी की तरफ से, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों पार्टनर होती हैं। दोनों ही सरकारें क्लब कर एक एडवेंचर प्रोजेक्ट बनाती हैं। उस एडवेंचर प्रोजेक्ट को में 13 नंबर के डिपॉजिट, बैलाडीला की 13 नंबर की खदान को नीलामी प्रक्रिया में रखा जाता है। उसका लीज रिन्यूअल किया जाता है और वो होते होते 2018 चुनाव से जस्ट 1 महीने पहले की घटना मैं आपको बताऊंगा। पर 2017 से जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के दौरान रमन सरकार सत्ता में रहती है। उसके बाद इसका पुरजोर विरोध मुख्य विपक्ष कांग्रेस के
और जोगी कांग्रेस के नेतृत्व में किया जाता है अलग अलग तरीकों से। जो आज वर्तमान में आदरणीय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष रहते हैं। राहुल गांधी जी माननीय जो है वो मार्केल की सभा में आते हैं। निजीकरण के विरोध पर बस्तर को उत्साहवर्धित भाषण देकर संसद के अंदर में संपूर्ण विपक्ष के साथ निजीकरण का पूर्णतः विरोध करने का बात और आश्वासन देते हैं। उसी आश्वासन को लेकर पीसीसी अध्यक्ष नगरनार से लेकर कमिश्नर कार्यालय जगदलपुर तक 18 किलोमीटर का प्रथम पदयात्रा करते हैं। पदयात्रा करके संपूर्ण बस्तर को और छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि यदि राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो निवेशीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होगा, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। उस समय भी सवाल 2013 के यूपीए सरकार के निवेशीकरण के प्रारंभ किए गए प्रक्रियाओं पर सवाल उठते हैं, जिस पर उनका कहा जाता है कि वो एक प्रक्रिया थी जिस पर कोई शामिल नहीं हुआ था, पर अब निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा नगरनार स्टील प्लांट का। 2018 का चुनाव से जस्ट पहले रमन सरकार और केंद्र की एक मर्ज कंपनी के द्वारा 13 नंबर डिपॉजिट का पे उत्खनन की नीलामी होती है, जिसपे अडानी ग्रुप सबसे लोएस्ट रेट पर जो है कोटेशन भरता है और उसे उत्खनन का काम मिलता है, जिसका विरोध चुनाव के बाद 2019 में एक बड़े आंदोलन के रूप में बैलाडीला में होता है। उस पर भी कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप लगता है कि प्लेसमेंट का काम, एनओसी का काम वर्तमान सरकार ने जारी किया है। उसके कागज भी पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद एक बड़े आंदोलन के बाद राज्य की परिवर्तित सरकार, कांग्रेस की सरकार, एक प्रतिनिधि मंडल भेजती है। उसमें बस्तर के जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। उनके साथ एक बड़ी लंबी चर्चा मुख्यमंत्री की होती है और फिर मुख्यमंत्री इस पूरे लीज प्रक्रिया की जांच की का आदेश देते हैं और एक ट्वीट करके कहते हैं कि बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिजों पर बस्तर के लोगों का हक है। हम उनको बिना विश्वास में लिए या उनके हितों की शर्तें बिना तय किए एक भी कदम बस्तर में खनिज से जुड़ी हुई मामलों पे, जल जंगल से जुड़े हुए मामलों पर नहीं उठाएंगे। ये प्रक्रिया आके खत्म होती है। अंततः यह आंदोलन समाप्त होता है। जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद 2020 में कलेक्टर दंतेवाड़ा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं शासन को और उस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि 19 नंबर के खदान पर, 13 नंबर के खदान पर जो ग्राम सभा कराया गया था उसमें कई ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा फर्जी थी। यह रिपोर्ट सार्वजनिक है, ये पब्लिक डोमेन में है और शासन को कार्यवाही के लिए लिखा जाता है। आज भी शासन के द्वारा एनएमडीसी को ही नोटिस देकर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्यों? इसका भी जवाब केंद्र और राज्य की सरकारों को देना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टनर हैं। अडानी के नाम को तो यूज किया गया, एक्चुअल में इस पूरे टेंडर प्रक्रिया को लगाने का काम केंद्र और राज्य की सरकारों के पार्टनरशिप फर्म ने किया है। तेरह नंबर की डिपॉजिट पर मैंने बताया ग्राम सभा फर्जी होने की रिपोर्ट राज्य शासन के पास है। उस पर सफाई देने के लिए उसने एनएमडीसी को नोटिस दिया हुआ है, क्योंकि वो ऑन द वे एनएमडीसी के हाथ पर लीज है। फिर मैं आपको बता दूं कि 2017 में कलेक्टर दंतेवाड़ा के द्वारा एनएमडीसी की 6 खदानों के में एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उस 6 खदानों के को अवैध उत्खनन करने के मामले में दोषी पाया गया था और उस पर 17 अरब रुपए का जुर्माना ठोका गया था, जिस पर अभी 600 करोड़ रुपए देकर इन्होंने वर्तमान में अपना लीज रिन्यूअल करवाया है। ये कनेक्ट कैसे होगा मैं आपको बताता हूं।
जो महत्वपूर्ण मुद्दे बस्तर की जनता से छुपाए गए हैं, जहां जहां पर एनएमडीसी का निवेशीकरण रोका जा सकता था, जहां जहां पर एनएमडीसी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था, वहां वहां राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सहमति जताते हुए एनएमडीसी के निजीकरण के मामले को प्रशस्त किया है। यह समझने की जरूरत है बस्तर की जनता को। दो 2017 में कलेक्टर दंतेवाड़ा ने एक बड़ा फाइन लगाया बैलाडीला के खदानों पर भी और बचेली की खदानों पर भी, किरंदुल बचेली दोनों की, 17 अरब रुपए का। और इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि 2010 में कॉमन कॉल एनजीओ के द्वारा गोवा के लोहे खदानों के उत्खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और उस याचिका में यह कहा गया कि जो क्षेत्र उत्खननिक क्षेत्र हैं, जहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उत्खनन के चक्कर में प्रभाव झेलना पड़ता है, उन प्रभावित इलाकों के विकास, मूलभूत सुविधाओं और उनके स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार की योजना केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियां ऐसी नहीं बनी है जिसके तहत कोई कंपनियों का निर्धारण उनके विकास के लिए तय हो। यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है कॉमन कॉल एनजीओ की, और 2014 में सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करता है। उस आदेश में साफ तौर पर लिखता है कि ऐसे कंपनियां जो औद्योगिक क्षेत्र पर मिनरल्स का उत्खनन कर रही हैं, यदि वो उत्खनित क्षेत्र के अंदर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित क्षेत्रों के विकास की नीतियां और राशि और विकास और मूलभूत सुविधाएं और उनके स्वास्थ्य की नीतियों पर अपने स्पष्ट नीतियों को, स्पष्ट योजनाओं को और स्पष्ट राशियों को नहीं लाती हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उन सभी उत्खननिक लीज की प्रक्रियाओं को स्थगित करने का काम करेगा। और 6 महीने का वक्त दिया गया केंद्र और राज्य सरकारों को कि ऐसी कंपनियों के लीज रिन्यूअल करने से पहले इस पर पुनः चर्चा की जाए और केंद्र और राज्य सरकारें एक ऐसी नीति, एक ऐसा बिल लाएं जो उत्खनित क्षेत्र को लाभ पहुंचाए, उत्खनित क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा करें। तब 2015 में पहली बार डीएमएफ फंड की परिकल्पना की गई, जिसे कहा गया डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन। उस समय फिर CSR ये शब्द के योजना का प्रयोग किया गया, जहां कंपनी के प्रॉफिट के शेयर को सीधे उत्खननित क्षेत्र के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभावित इलाकों पर खर्च करने का प्रावधान बनाया गया। और उसके लिए एक कॉरपोरेट मंत्रालय बनाया गया, जिस मंत्रालय के अंतर्गत यह निगरानी तय की गई कि कंपनी के प्रॉफिट को और लॉस के पूरे ऑडिट्स को वो मंत्रालय तय कर सार्वजनिक करेगा, जिसे मान्यता प्राप्त होगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की। वहां से यह कल्पना शुरू हुआ। 2020 में पुनः एक बार एनएमडीसी के लीज रिन्यूअल की प्रक्रिया राज्य सरकार के समक्ष आई। यह वो बहुत सुनहरा अवसर था जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने उस बस्तर से किए गए उस वादे को निभा सकते थे जो उन्होंने अपने पद यात्रा के दौरान नगरनार के मंच से कमिश्नर ऑफिस तक तय करते हुए कही थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह असंभव था, यह असंभव बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सेम प्रोसेस पर एनएमडीसी कर्नाटका में भी फंसा हुआ था, कर्नाटका राज्य में भी फंसा हुआ है। मेरे पास उदाहरण है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ब्रजेंद्र कुमार जी जो पूर्व सीएमडी हैं एनएमडीसी के, वो रायपुर आते हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं, लीज रिन्यूअल की प्रक्रिया का निवेदन करते हैं। उधर एक तरफ 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना दंतेवाड़ा कलेक्टर ने शासन की अनुमति से लगाया हुआ था। आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि किसी भी जुर्माने को पूरी तरीके से पटाए बिना कोई रिन्यूअल डायरेक्ट नहीं होता। पर यहां 1 घंटे 1.5 घंटे की बैठक चलती है मुख्यमंत्री जी महोदय के पास, जब मुख्यमंत्री के पास ये बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि वो भी एनएमडीसी के बोर्ड के मेंबर हैं
मतलब सरकार का सदस्य भी एनएमडीसी के बोर्ड का मेंबर होता है जहां पर वो उत्खनन कर रहा होता है। ये वो क्लियर टॉट पर बोल सकते थे कि मैं लीज रिन्यूअल की प्रक्रिया तब करूंगा जब निवेशीकरण के मुद्दे पर, विनिवेशीकरण के मुद्दे पर एनएमडीसी अपना रुख केंद्र सरकार के सामने स्पष्ट करे कि वो क्या चाहता है। पर एनएमडीसी ये कर नहीं सकता था क्योंकि 2013 से पहले उसने खुद केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि वह प्लांट चलाने में असक्षम है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। यदि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं था तो फिर आपने 2000 में प्लांट लगाने की बात कहां तय की? कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो बस्तर के अंदर में नहीं पूछे जा रहे हैं या नहीं बताए जा रहे हैं। वो समय था मुख्यमंत्री जी के पास कि वो अपना पाले का गेंद बस्तर के जनप्रतिनिधियों के समक्ष फेंक सकते थे। वो बस्तर विकास प्राधिकरण को यह पत्र लिख सकते थे कि एनएमडीसी के निवेशीकरण के मुद्दे पर समस्त बस्तर के जनप्रतिनिधि अपना मत दें, क्योंकि एक तरफ नगरनार स्टील प्लांट के निवेशीकरण के मामले पर लगातार केंद्र और एनएमडीसी का रुख दिख रहा है। आप इस बात की सहमति दें कि राज्य सरकार को इस पूरे मसले पर क्या करना चाहिए। मैं बताऊं दोस्तों, उदाहरण के तौर पर कर्नाटका सरकार ने आज तक एनएमडीसी के लीज रिन्यूअल नहीं किया खदानों का। उनके राज्य सरकारों की शर्तों को आधार रखकर मामला आज की डेट में कोर्ट पे, हम भी कोर्ट जा सकते थे। यदि हमारी मंशा नगरनार स्टील प्लांट के निवेशीकरण को रोकने की थी, यदि हमारी मंशा एनएमडीसी के साथ नई शर्तें विकास की बस्तर की तय करने की थी, तो हम इस पूरे मसले पे बस्तर के जनप्रतिनिधियों को, बस्तर के समाज सेविकों को, बस्तर के समाज, विभिन्न समाज के वर्ग के लोगों को, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सामाजिक वर्ग के लोगों को विश्वास में लेने की आवश्यकता थी। क्योंकि वो ट्वीट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 नंबर के डिपॉजिट के समय में, एक बड़े आंदोलन के समय में किया था, वो ट्वीट इस बात का विश्वास जगाता था बस्तर के अंदर में कि बस्तर के अंदर में कांग्रेस की सरकार बिना आदिवासियों के, बिना बस्तर के जनप्रतिनिधियों के सलाह के खनिज के मामले की नीति में आगे नहीं बढ़ेगी। पर हुआ क्या? 1 घंटे बाद ब्रिजेंद्र कुमार जी ट्वीट करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद छत्तीसगढ़ शासन का, जिन्होंने हमारे लीज रिन्यूअल कर दिए। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा उस समय भी इस प्रश्न को बस्तर के अंदर में उठाया, बस्तर के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से इसकी मजबूरी जानने की कोशिश की, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। आज नगरनार स्टील प्लांट के निवेशीकरण का वो षड्यंत्र जो 2013 से चल रहा है, आखिर 24 अगस्त 2020 को विनिवेशीकरण की कमेटी ने तय कर दी। उसने साफ तौर पर एनएमडीसी को निर्देश दिया कि वो नगरनार स्टील प्लांट को अपने कंपनी के अंग से स्वतंत्र करें। और वैसा ही होता है। 27 तारीख को एनएमडीसी के बोर्ड की बैठक होती है, जिसके मेंबर छत्तीसगढ़ शासन के कुछ अधिकारी भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव की तरह। वह अधिकारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर मैं ये नहीं कह सकता, पर 27 अगस्त को एनएमडीसी का बोर्ड एक निर्णय पारित करके एक पत्र जारी करता है जितने भी एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज, उनको, कि नगरनार स्टील प्लांट लिमिटेड कंपनी नगरनार हैदराबाद के एनएमडीसी कंपनी से स्वतंत्र है और उसके बकाया या उससे उसका कोई लेन देन नहीं है। यह वह प्रथम चरण जहां कंपनी निजीकरण के ठेके के लिए स्वतंत्र कर दी जाती है। ये है एनएमडीसी के 2001 से, या ये कहूं कि 1963 से लेकर अब तक का सफर। एनएमडीसी कभी चाहती ही नहीं थी कि वो बस्तर के अंदर में स्टील प्लांट को रन करे। अन्यथा सरकार के, केंद्र सरकार के कई उपक्रम थे, सेल भी था, भिलाई स्टील प्लांट भी था, जो इसे चलाने की दक्षता रखता था। अगर टेक्नोलॉजी
बांटनी भी थी तो ऐसी कंपनियों के साथ बांटा जा सकता था, पर यह नहीं किया गया। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में स्पष्ट तौर पर यह बात कह दूं कि वो तो शुरू से ही उद्योग नीतियों के समर्थक रही है, उद्योगों की समर्थक रही है। उसे केंद्र की यूपीए सरकार ने वो मौका दिया जिस मौके को उसने आगे बढ़ाया। आज मोदी जी की स्पष्ट नीति है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा दिया जाए, पर एक मौका इस नीति को रोकने का राज्य की कांग्रेस सरकार के पास भी था। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बस्तर के 40 लाख जनता को इस बात का जवाब दें कि जब एनएमडीसी का लीज रिन्यूअल आपके पास अटका था तो आपने उस समय कर्नाटक सरकार की तरह अपने आप को कठोर क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 600 करोड़ रुपए पटाए, उसके बाद उस पूरे डिसीजन को लेकर वो स्वयं हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में उन्होंने स्टे ले लिया है। तो पैसा भी गया, लीज भी रिन्यूअल हो गई और प्लांट भी निजीकरण की तरफ है। अब ऐसे में उनका प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, इसे अगर बस्तर के साथ एक राजनीतिकरण से ना जोड़ा जाए, एक पॉलिटिकल स्टैंड ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? उसके बाद यदि कांग्रेस के नेताओं का पदयात्रा हो, वो भी नगरनार स्टील प्लांट तक, तो क्या वो जायज है? क्योंकि एक पदयात्रा निकलकर कमिश्नर भी आई थी और उसी पदयात्रा ने बस्तर की 12 सीटों में से 11 सीटों को कांग्रेस के झोले में डाल दिया था। भाजपा को इसीलिए मुक्त किया था क्योंकि भाजपा नगरनार स्टील प्लांट का निवेशीकरण चाहती थी और आज भी वो केंद्र में उसी स्थिति पर है। तो अब जबकि ये पद यात्रा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास तक होना चाहिए, संसद तक होना चाहिए, तो वो पद यात्रा नगरनार स्टील प्लांट तक ले जाकर क्या बस्तर के वर्तमान परिस्थिति में सिवाय राजनीतिकरण स्टंट के अलावा और कुछ कहा जा सकता है? मैं किसी के पदयात्रा पर प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं मंशा पर प्रश्न उठा रहा कि हमें हमारे मुख्यमंत्री से सवाल करने की आवश्यकता है। समय रहते बस्तर के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से यह सवाल क्यों नहीं किया कि आपने रिन्यूअल करने से पहले बस्तर के जनप्रतिनिधियों से बस्तर के अनुसूचित जनजाति समाज के सबसे बड़े वर्ग को विश्वास में क्यों नहीं लिया? क्यों उन संगठनों को विश्वास में नहीं लिया? क्यों उन प्रभावित किसानों को विश्वास में नहीं लिया जिन्होंने राज्य सरकार के ऊपर विश्वास कर उसके दिखाए गए सपनों पर विश्वास कर अपनी कीमती अपनी जमीन जिसे मां कहा जाता है उसे सौंप दिया चंद रुपयों में, सिर्फ ये सोचकर कि उस जमीनों के जाने से बस्तर के 40 लाख लोगों के भविष्य की नीति तय होगी। आज कटघरे में केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें, उन्हें यह जवाब बस्तर के लोगों को देना होगा कि बस्तर के सपने के साथ विश्वासघात का जिम्मेदार कौन? खास तौर पे भाजपा और कांग्रेस के बस्तर के जनप्रतिनिधि, बस्तर के पदाधिकारी, बस्तर के कार्यकर्ताओं को भी यह जवाबदेही तय करनी होगी कि आखिर उनका प्रादेशिक नेतृत्व, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व बस्तर के विश्वास के साथ विश्वासघात करने में क्यों तुला है? क्या यह सवाल उठाने का दम बस्तर के दोनों ही पार्टी के नेताओं में है? क्या वो इस समय राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर एक साथ केंद्र और राज्य की सरकारों पर दबाव बनाने की स्थिति में है? क्या यह घेराव दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास का होगा? क्या प्रधानमंत्री जी से बात करने की आवश्यकता है या नहीं? क्या मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा की आवश्यकता है या नहीं? क्योंकि झारखंड हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। झारखंड के मुख्यमंत्री एक बड़े उदाहरण है। उन्होंने स्पष्ट नीतियों पर केंद्र को चेताया है कि यदि राज्य की नीतियों को, राज्य के हितों को के साथ केंद्र की नीतियां समझौता करती है तो उनके राज्य में किसी भी प्रकार का उत्खनन नहीं करने दिया जाएगा। अभी भी मुख्यमंत्री जी के पास पावर है कि वह एनएमडीसी के उत्खनन को बंद करवाए, एनएमडीसी के दिए गए लीज रिन्यूअल को तब तक के लिए रोके, उस स्टे लगाए जब तक कि निजीकरण पर केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट ना हो।
लोहे को, एक भी इंच लोहे को बस्तर से जाने ना दिया जाए। बस्तर का पूरी पूरी जनता आपके साथ खड़ी होगी। क्या बस्तर के कांग्रेस के नेता, क्या बस्तर के भाजपा के नेता इस बात के लिए तैयार है कि वो मुख्यमंत्री पर यह दबाव बना पाए कि बस्तर से 1 इंच लोहा भी तब तक बाहर नहीं जाने देंगे जब तक कि केंद्र की यह बस्तर विश्वासघाती नीति वापस ना ले ली जाए? क्या इस बात के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के आला कमान तैयार हैं? क्या बस्तर के सांसद जब लीज रिन्यूअल हो रहा था तब वो खामोश थे? क्या अब वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, उनके नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री के समक्ष जाएंगे, नीतियों का विरोध करेंगे? क्या वो वहां पर दिल्ली में धरने में बैठेंगे? क्योंकि 2018 से लेकर 2013 से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा कभी भी विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बना। सिर्फ चारामा से लेकर कोंटा तक आयोजित सभाओं के दौरान ये उस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे के रूप में परोसा गया, पर चारामा के बाद ये मुद्दे अपने आप बस्तर के मुद्दे ही बन के रह गए। और यही कारण है कि आज नगरनार जो बस्तर का सर्वप्रथम एकमात्र प्लांट है जिसे निवेशीकरण के तरफ ढकेल दिया गया है, इसके लिए जितने जिम्मेदार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के राज्य और केंद्र के आला कमान है, उतने ही जिम्मेदार मैं और आप भी हैं। क्योंकि हमने कभी इन मुद्दों को अपने घर का मुद्दा नहीं माना। इसके लिए वहां की जो कर्मचारी संगठन है वो भी जिम्मेदार है कि उसने हमेशा उन मुद्दों को सिर्फ अपने मुद्दे के रूप में प्रचारित किया, उसे हर बस्तर के मुद्दे के रूप में प्रचारित नहीं किया। मेरा या हमारे बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा का ये सब कुछ कहने के पीछे सिर्फ एक धैर्य है कि सच्चाई लोगों तक जाए। हमें इस बात को, हमारी गलतियों को हमें स्वीकार करना होगा। राजनीतिक स्टंट का समय नहीं है कि कौन गलत कौन सही। इस समय हमें अपनी गलतियों का एहसास करके एक सूत्र में बंद कर संयुक्त रूप से इस पूरे बस्तर विरोधी नीतियों के विरोध में एक बड़े कदम को उठाने की जरूरत है। हमें स्वीकार करना है कि हमारे बड़े नेतृत्व से गलती हुई है। उसे इस गलती को स्वीकार करने के लिए उस पर दबाव बनाना है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर भाजपा की हो या राज्य स्तर पर कांग्रेस की। हमें अपनी पार्टी से ऊपर उठकर यह साबित करना होगा कि हम बस्तर के प्रति ईमानदार हैं और बस्तर की जमीन ही हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में पहचाने जाने वाली भावना है। बस्तर की जमीन भी हमारी मातृभूमि है। अब मोदी समर्थक कह लीजिए या राहुल गांधी समर्थक कह लीजिए, दोनों ही समर्थकों से मेरा अपील है, आप जिन जिन नीतियों का, जिन जिन तरीकों से लोगों को आइडल मानते हैं, आज उन आइडलों ने बस्तर के विश्वास के साथ विश्वासघात करने का कोशिश प्रारंभ कर दिया है। अब आप अपने आइडल से ट्वीट कीजिए, व्हाट्सएप पे चैट कीजिए, फेसबुक पर कमेंट कीजिए, पत्राचार कीजिए, पर उन्हें बताइए कि बस्तर के विश्वास के साथ विश्वासघात करना बंद कर दें। बस्तर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून एक्ट लागू है, ग्राम सभा में किए गए वादे राज्य और केंद्र सरकारों को निभाना होगा और दोनों में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वो एक सरकारी संयंत्र के लिए लिया जा रहा जमीन है। 854 एकड़ जमीन आदिवासियों की है। वहां उनकी जमीनें गैर आदिवासी कंपनी को कैसे हस्तांतरित की जा सकती है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये फैसला कहीं ना कहीं संविधान के प्रावधानों पर किया गया एक बड़ा चोट है। बस्तर के संवैधानिक अधिकारों पर किया गया एक बड़ा चोट है और इस चोट को देने का मौका राज्य सरकार ने भी बराबर दिया है। राज्य सरकार की प्रादेशिक नेतृत्व भी इस पूरी मामले के लिए जिम्मेदार है कि उसके पास एक मौका कर्नाटक सरकार की तरह था कि वह एनएमडीसी के लीज के रिन्यूअल को रोककर इस बात का दबाव बना सकती थी कि निवेशीकरण के मुद्दे पर केंद्र और केंद्र की नीति आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करे।
क्योंकि इसके खिलाफ कोई और नहीं, आज का मुख्यमंत्री, आज के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ही एक बड़ी पदयात्रा नगर नार स्टील प्लांट से कमिश्नर कार्यालय जगदलपुर तक की गई थी। माननीय राहुल गांधी जी का वो बयान आज भी रिकॉर्ड पर दर्ज है, माननीय पासवान जी का आज भी रिकॉर्ड पर वो बयान दर्ज है, माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का बयान आज भी दर्ज है, जब उन्होंने ये बात कही थी कि एनएमडीसी पहली बार देश में स्टील उत्पादन की तरफ बढ़ रही है और वो बढ़कर दिखाएगी। तो आखिर 300 करोड़ की लागत से प्रारंभ होने वाला ये प्लांट 33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने के बाद बिना चालू किए लॉस सेक्टर पे बता के निजीकरण की तरफ ले जाना बस्तर के साथ एक बड़ा विश्वासघात है या नहीं, ये बस्तर की जनता को तय करना पड़ेगा। बस्तर के युवाओं के रोजगार पर एक कटुर घात है, बस्तर के व्यापारियों के अवसरों पर किया गया एक कटुर घात है, बस्तर के आदिवासी वर्ग के विश्वास के साथ किया गया कटुर घात है, उसकी जमीनों को धोखाधड़ी देकर लिया गया है। ये इन सब विषयों पर हमें चिंतन मंथन करने की जरूरत है। इस समय बस्तर को राजनीति नहीं, विकल्प की आवश्यकता है, एकजुटता की आवश्यकता है। गलती स्वीकार करके गलती करने वाले व्यक्तियों पर दबाव बनाने की आवश्यकता है, उनसे सुधार करने के लिए संघर्ष करवाने का दबाव बनाने की आवश्यकता है। यह समय है कि हम राज्य की सरकारों पर, राज्य के नेतृत्वकर्ता पर दबाव बनाएं, केंद्र के नेतृत्वकर्ता पर दबाव बनाएं, उन्हें यह बताएं कि बस्तर की जनता ने लोकतांत्रिक त्योहार में आप सभी को बराबर बराबर का अवसर दिया है, बराबर बराबर का प्यार किया है। तो आज उसके प्यार के साथ विश्वासघात करना कहां तक जायज है? मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस पूरे के पूरे लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एनएमडीसी के नगर नार स्टील प्लांट के पूरे सच को लोग सुन सकें, देख सकें, लोगों की आंखें खुलें और हम सब एक संयुक्त मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में और विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में एकजुट होकर एक ऐसे आंदोलन को खड़ा कर सकें जिस आंदोलन से बस्तर के खिलाफ इस विश्वासघात को चोट लगे और वो अपने फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। वरना वो दिन दूर नहीं जब सरकारी सभी कंपनियां धीरे धीरे कर निजीकरण की तरफ चली जाएंगी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती चली जाएगी। यदि अडानी को लोहा खोदने का ठेका दिया जा सकता है, तो यह भी यकीन मानिए दोस्तों कि एनएमडीसी जो आज लोहा खोद रहा है, कल हो सकता है कोई निजी कंपनी वो लोहा खोदने का ठेका ले ले। क्योंकि जो बातें निकल कर आ रही हैं वो यही है कि 13 नंबर की डिपॉजिट को एनएमडीसी के प्लांट के साथ जोड़ा गया है। जो भी एनएमडीसी का प्लांट खरीदेगा उसे 13 नंबर का डिपॉजिट भी दिया जाएगा। ये बेहद षड्यंत्र है दक्षिण बस्तर, मध्य बस्तर, उत्तर बस्तर के साथ। उत्तर बस्तर में भी देख लीजिएगा, राव घाट की योजना, रेलवे की योजना किस तरीके से लटकी हुई है। रेलवे में जो जमीनें गई हैं उन जमीनों का आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, ना नौकरियां मिली। ऐसा नहीं है कि मध्य बस्तर के साथ ही अन्याय हो रहा है, उत्तर बस्तर के साथ भी लगातार अन्याय हो रहा है, दक्षिण बस्तर के साथ भी लगातार अन्याय हो रहा है। तो बस्तर पूरी तरीके से अन्याय से घिरा हुआ है और इंसाफ के लिए हम सबको पार्टी स्तर से ऊपर उठकर संग्रहित होने की आवश्यकता है। मेरा आप सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के जनजागरण अभियान के साथ बने। 5 तारीख को हम बस्तर जिले के सभी ब्लॉक के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं एक बड़ी परिचर्चा पर। कुछ दिनों में वो कैंपेन शुरू हो जाएगा।
हम चर्चा करें, हम एकजुट हों, एकजुट होकर लड़ें। एक दूसरे पर छिटाकसी करने से काम नहीं चलेगा, पर गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को यह गलती स्वीकार करनी पड़ेगी कि उनके पास एक अवसर था जब वो एनएमडीसी के निवीसीकरण के मामले को कर्नाटक सरकार की तरह रोक सकते थे, पर उन्होंने लीज रिन्यूअल करने में जल्दबाजी दिखाई, जिसका नुकसान आज 1000 करोड़ रुपए के अभी तक एनएमडीसी के द्वारा सरकारी खाते में नहीं दिया जाना है। हाईकोर्ट में उनका स्टे है। कर्नाटक सरकार की तरह भले ही हम कोर्ट का रास्ता अपना लेते हैं, तो आज केंद्र के ऊपर एक बड़ा दबाव होता है। तो ये एक बड़ा अवसर है जब हम बस्तर के लोगों पर जो हुआ बहुत बड़ा हमला है, हमारे विश्वास के ऊपर हुआ जो बड़ा हमला है, उसका हम जवाब दें। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमसे जुड़े, बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के लिंक पर जाए, या तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9407750005 पर मैसेजेस करें। हमारे कई ग्रुप एक्टिव्स हैं, पूरे संभाग में एक्टिव हैं। आप उस ग्रुप तक पहुंच सकते हैं या हमारे नंबर को मैसेज कर सकते हैं, हम उस ग्रुप तक आपको पहुंचाएंगे। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं वो अभियान हम सबका है, एक बृहद हस्ताक्षर अभियान की तरफ हम बढ़ेंगे, जहां इस मैसेज को विभिन्न भाषाओं में, बोलियों में हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम सब एक होकर बस्तर के विश्वास के खिलाफ किए गए इस राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, इसी विश्वास के साथ कि आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। पुनः एक बार इस वीडियो को शेयर करने का अनुरोध करता हूं। बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, सेवा जवान।